का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। सबसे पहले कार्य क्या होता है? कार्य हम बोलते हैं जब किसी चीज पर हम बल लगा रहे हैं और वो विस्थापित हो रही है, तो बल गुणा विस्थापन को हम क्या कह रहे हैं? कार्य कह रहे हैं। और बल क्या है? ये भी एक सदिश राशि, और विस्थापन भी क्या है? एक सदिश राशि है। तो जब सदिश सदिश का जब गुणनफल होता है तो एक क्या बनती है? अदिश राशि बनती है, जो कि है हमारी वर्क। तो वर्क क्या है? एक अदिश राशि है। जिसे हम सदिश को कैसे लिख सकते हैं? सदिश सदिश को एफ डॉट एस लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कार्य क्या है? बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है, ठीक है ना। तो दो अदिशों का गुणनफल क्या होता है? एक सदिशों का गुणनफल क्या होता है? अदिश होता है। अब देखो यहाँ पर हम अलग अलग जो है एक कार्य के वो देखेंगे प्रकार, ठीक है ना। सबसे पहले नियत बल द्वारा किया गया कार्य। नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? कि जब हम किसी एक तल पे ही ना हमने मान लिया उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा, उसको अगर हम क्या करें? विस्थापित करें, है ना, किसी बल से, तो वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर जब हम इसका निकालेंगे, देखो यहाँ पर बल भी क्या है? पॉजिटिव में है ना। कॉस थीटा क्या है? ये हमें देखना है ना। कॉस थीटा यहाँ पर क्या है? शून्य है। कोई यहाँ पर एंगल नहीं बनना है, क्योंकि बल भी इसी दिशा में है और विस्थापन भी इसी दिशा है, तो कोई एंगल नहीं, यानी कॉस जीरो है। तो यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा, एफ एस आएगा, ठीक है ना। अब ऋणात्मक, ये तो धनात्मक कार्य। अब ऋणात्मक कार्य क्या होता है? जब हम बल इधर दे रहे हैं और जो विस्थापन है वो उधर हो रहा है ना। जैसे कि मान लो जो हमारा घर्षण बल है, विस्थापन उसका इधर होता है, लेकिन घर्षण बल कहाँ लगता है? इधर लगता है ना, घर्षण इधर लगता है। तो ये क्या होता है? यहाँ पर एंगल बनता है कितने का? 180 डिग्री का। तो यहाँ पर cos 180 क्या होता है? माइनस का 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का एफ एस हो जाएगा। तो बल तथा विस्थापन की दिशा विपरीत होती है तो ऋणात्मक कार्य होता है। अब केस 3 क्या है? जब विस्थापन इधर हो रहा हो, है ना, और जो हमारा बल है वो नीचे की तरफ लग रहा हो, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल। जब हम किसी चीज़ को उठाकर, है ना, लेकर जाते हैं आगे की तरफ, मान लो कोई चीज़ लेकर जा रही, तो उस पे बल क्या लग रहा है? नीचे की तरफ हमेशा लगता है क्या? गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो वो क्या लग रहा है? mg। और विस्थापन आगे की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम एंगल देखते हैं, ठीक है ना, कॉस थीटा देखते हैं, तो वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। और कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 होता है हमारा जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है ना। यानी कि जो बल है वो कोई कार्य नहीं दर्शा रहा है विस्थापन के साथ, तो यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। अब यहाँ पर देखो भाई, जब कार्य जीरो कब होगा? जब शून्य कब होगा? जब इसकी एग्जाम्पल क्या? एक है अंतरिक्ष में पे, जब बल नहीं लग रहा है, अंतरिक्ष में किसी के ऊपर बल नहीं लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एफ जीरो होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि जब विस्थापन जीरो हो जाए तो भी हमारा क्या हो जाएगा? यानी कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे पहाड़ पर बल लगाना, विस्थापन कहाँ हो रहा है, तो ये भी जीरो हो जाएगा हमारा कार्य। इसी तरह से जब हमारा यहाँ मैंने देखा 90 डिग्री एंगल बनना हो, तो हमारा कार्य क्या होगा? जीरो होगा। अब कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? देखो, बल का होता है न्यूटन और हमारा विस्थापन का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो वो ऐसा ही मात्रक कार्य का न्यूटन मीटर, उसको क्या कहते हैं? जूल कहते हैं ना। यानी कि एक हमने जब न्यूटन कार्य किया और उससे 1 मीटर जो है वस्तु विस्थापित हो रही है, तो ये 1 जूल कहलाएगा। यानी जो कार्य का ऐसा ही मात्रक है वो जूल है। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा? न्यूटन का डाइन है और मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10 के बाद 5 डाइन और इसके बाद 2 सेंटीमीटर हो जाएगा अगर मीटर का करें, ठीक है ना, डाइन सेंटीमीटर। अब इसको हम 10 के घात 7 करके लिख सकते हैं ना, 5 और 2 प्लस 10 के 7 डाइन सेंटीमीटर। और ये डाइन सेंटीमीटर इसका क्या होता है? 7 अर्ग होता है, अर्ग के बराबर है। अब प्रवृत्ति बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? जैसे कि जो बल है वो बदल रहा है, ठीक है ना, विस्थापन के साथ बल 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 जो है वो बदल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसके लिए छोटे 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 क्या करेंगे? बलों को, विस्थापनों को जोड़ेंगे और इससे डी डब्ल्यू जो है निकालते जाएंगे, और इन डी डब्ल्यू को हम सबको जोड़ देंगे, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? समाकलन। जब हम एफ को जो डी एक्स तक जो हमें लिमिट दे रखी है, उसको हम क्या करते हैं? लिमिट से निकालते हैं, है ना। तो उस कार्य को हम क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति बल। और ये जो है समाकलन है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में समाकलन एफ डी एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है ना। तो ये एक एफ एक्स के ग्राफ के क्षेत्रफल, अब इससे क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, जैसे लंबाई चौड़ाई ये है ना, तो इससे हम एक पूरे ग्राफ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं ना वर्ग के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि बल लगाए 2x और उसमें विस्थापन जो दिया गया 1 मीटर से 5 मीटर,
और यहाँ पर कार्य निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी x की वैल्यू आ रही है, यानी कि यहाँ पर ये प्रवृत्ति बल है और कोई भी चीज़ बदल रहा है, बल बदल ली, तो उसके लिए हम समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर एफ डी एक्स करा, एफ टू एक्स लिख दिया, डी एक्स जो हमें लिमिट दे रखी है 1 से 5 तक वो रखी, और फिर उसके बाद जो है हम 2 को बाहर ले आएंगे, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है। तो हमारा जो एक्स समाकलन किया था वो 1 जो पावर है, पावर प्लस 1 बटे में पावर प्लस 1, तो हम कर देंगे और लिमिट लगा देंगे, ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। अब आगे दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह से कि यहाँ पर आई और जे दे रखा है, अलग 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 जो है हमें वो दे रखी है आई जे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो भाई यहाँ पर भी क्या हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स और वाई इस तरह वैल्यू निकाले, तो हमें समाकलन करना, विस्थापन भी दिया गया है, एक्स का दिया गया है 1 और 2 और वाई का दिया गया है 2 और 4। इस तरह से अगर 1 2 3 4 इस तरह, तो एक्स की वैल्यू पहली वाली होती है, वाई की दूसरी वाली होती है, ठीक है ना। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे, ठीक है ना, एक तो हो जाएगा हमारा आर जो है हमारा, है ना, जैसे एफ डॉट डी एक्स होता है, ठीक है ना, एफ की वैल्यू दे रखी है, डी आर की क्या है, डी आर की वैल्यू जो है वो कैसे निकालनी है, हमें यहाँ पे डी एक्स नहीं मानना है, हमें आर मानना है, डी आर। डी आर क्या होता है, यहाँ पर एक्स आई होता है प्लस वाई जी होता है ना, और प्लस जेड के होता है। तो ये होता है, जब इसका इससे गुणा होगा जब भी तो हमारी एक्स आई स्क्वायर की और 2 वाई स्क्वायर जे की, है ना, जे कैप की आई कैप की वैल्यू आएगी। तो हमने यही वैल्यू रखी, बल रखा और ये वैल्यू रखी, तो जब इसका और इसका क्या होता है, गुणा होता है ना, सिर्फ और सिर्फ उनके नंबरों से। जैसे एक्स स्क्वायर आई कैप है तो उसका डी एक्स आई से, यानी एक्स का एक्स से गुणा हो जाएगा ना, डी एक्स का डी एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2 वाई स्क्वायर जे कैप है तो जे कैप कट जाते हैं, 2 वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना, जेड है नहीं तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को जो है लिमिट लगा के अलग अलग कर देंगे, है ना, एक्स को अलग लिख देंगे और वाई को हम अलग लिख देंगे। तो उसके बाद जो हमारी जो वैल्यू है वो हम इस तरह निकालेंगे, जब हमने एक एक्स की लिमिट अलग करके वाई की अलग लिमिट करके निकाला और फिर उसको जो है प्लस माइनस करके जोड़ दिया, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 127/3, ठीक है ना, कार्य आएगा। अब संरक्षित तथा असंरक्षित बल क्या होता है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। सबसे पहले संरक्षित कंजर्वेटिव फोर्स, देखो वो फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ पथ पर जो है प्रथम और अंतिम पथ, यानी इनिशियल और फाइनल जो हमारी डिस्टेंस या डिस्प्ले, उस पर निर्भर करता है सिर्फ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, ए बॉक्स है, वो बी तक गया, विस्थापित हुआ, ठीक है ना, और उसमें जो एंगल लग रहा है वो 90 प्लस थीटा लग रहा है, ठीक है ना, ये हमने मान लिया, और जो हमें बल लग रहा है तो हमने बल लिख जो है एफ जो है वो एम जी, और जो हमारा क्या नाम है जो थीटा है ना, एफ एस कॉस थीटा ना, तो एस जो हमारी ये विस्थापन के एल है, ठीक है ना, एल कर दिया हमने, और कॉस थीटा कितना लगा 90 प्लस थीटा लग रहा है, तो उससे जो हमारा कॉस 90 प्लस थीटा क्या था, माइनस का साइन थीटा होता है, तो हमने ये माइनस का साइन थीटा लिख दिया, तो माइनस का एम जी एल साइन थीटा होता है। और ये जो चीज़ है ये सिर्फ ए से बी तक के लिए बता रही है, यानी कि संरक्षी बल वह बल होते हैं जो पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, जो केवल प्राथमिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं। और जब एक पूरा बंद परिपथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है ना, जैसे कि एक चीज़ ए से गई और ए पर ही लौट आई, ठीक है ना, पूरा जो राउंड ट्रिप होती है तो उसमें संरक्षी बल क्या होता है, शून्य होता है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया अच्छा इसका एग्जाम्पल है गुरुत्वाकर्षण बल, जो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर करता है, उस पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको एक बिल्डिंग पर जाना है, दूसरी फ्लोर पर जाना है, ठीक है ना, तो अगर आप नीचे से ऊपर तक गए हो, ठीक है ना, तो आप कैसे भी गए, जैसे सीढ़ियों से गए हो, चढ़ के गए, तो आप पर जो बल कार्य कर रहा होगा ऊपर तक आने में, वो सिर्फ और सिर्फ वही गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति अगर पूरी देखी जाए तो उसमें, ठीक है ना। बाकी जो आप ऊपर नीचे ये जो ग्राउंड पर रहते हो ना, वहाँ पर कोई बल नहीं लग रहा होता है, ठीक है ना, जो ऊपर जाते हो तभी ये बल कार्य करता है, ठीक है ना, यानी अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर ही ये निर्भर करता है। दूसरा केस क्या है, जब आप किसी वस्तु को ए से सी लाए हो यहाँ पर और सी से बी लेकर आए हो, ठीक है, ये पूरा हमें बताएगा कि हाँ ये जो हमारा है ना, ये वाला जो है ये पथ पर शायद निर्भर नहीं करता है, इस तरह से। हाँ, ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाएगी, जैसे कि आप मैंने बोला ना कि आप फ्लोर पे गए, फिर उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर आए, फिर फ्लोर पर आए, फिर सीढ़ी, तो वो जो फ्लोर वाला है वो निर्भर नहीं करेगा, ठीक है ना। देखो जैसे कि हम सबसे पहले ए से सी तक आए, ठीक है ना,
तो जब ए से सी तक आते हैं तो एफ एस कॉस थीटा लगता है। यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा क्या बनना है, जैसे कि आप ए से सी तक आ रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा जो लग रहा है वो लग रहा है शून्य। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पर क्या लग रहा है, ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो क्या होता है हमारा, कॉस ज़ीरो होता है वन। अच्छा अच्छा, एफ एस लग रहा है सिर्फ, ठीक है ना, मान लो यहाँ पर क्या लग रहा है, एफ एस लग रहा है। और दूसरा जो है हमारा एफ एस, यहाँ पर क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हो, है ना, जब सी से बी तक जा रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, 90 डिग्री लग रहा है ना, तो एफ एस 90। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, जब यहाँ से यहाँ तक, अच्छा यहाँ से जब यहाँ तक जा रहे हैं, हाँ हाँ, बल नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, विस्थापित इधर हो रहे हो, तो 90 डिग्री का लग रहा है ना एंगल, तो जब कॉस 90 का तो जीरो होता है, तो यहाँ पर कोई बल नहीं कार्य कर, बस यहाँ से हम देखेंगे सी से बी तक कार्य कोई नहीं हो रहा ना, तो बी से सी तक, सी से बी तक आने में क्या होता है, कॉस थीटा जो हमारा लगेगा वो कैसे लगेगा, वो हमें निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे, जब हम लंब बटा कर्ण कर देंगे, तो लंब बटा कर्ण से क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। देखो भाई, एफ जो है एम जी है, नीचे की तरफ लग रहा है सी पर, है ना, कॉस क्या है, कॉस 180 डिग्री। अच्छा अच्छा अच्छा, तो साइन थीटा हमने निकाला, साइन थीटा क्या है, बी सी बटे में हमारा ए बी, लंब बटे में कर्ण, तो हमने कर दिया। और साइन से हमने क्या निकाल लिया, हमने साइन थीटा निकाल लिया। अब हम देखेंगे एल, देखो बी सी तो हमें पता है, बी सी क्या है हमारा, ए बी साइन थीटा, है ना, हाँ, अच्छा 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 अच्छा, बी सी जो, बी सी तो हमें निकालना है, ए बी क्या है ना, ए बी जो है हमारा वो है हमारा, ए बी है एल, ठीक है ना, तो हमने ए बी लिख दिया एल, तो बी सी बराबर कर दिया ए बी साइन थीटा के, हाँ, ए बी जो देखो हमने क्या करा है, यहाँ पर बी सी है ना को निकालने के लिए हमने क्या करा है, ए बी साइन थीटा कर दिया, और ए बी साइन थीटा में ए बी क्या है, एल है ना, और साइन थीटा में पता लगाना है, ठीक है ना। तो जब हमने यहाँ पर रखा किसकी वैल्यू, एफ एस कॉस थीटा की, तो एस हमारे लिए क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, ठीक है ना, और कॉस क्या हो रहा है, 180 हो रहा है, ठीक है ना। तो जब साइन कॉस 180 होता है, कॉस 180 क्या, माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, माइनस का एम जी एल साइन थीटा, यानी कि वही आ गया है जो इसमें था, यानी कि यहाँ पर कोई पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। जब संरक्षी बल में हो तो कहीं से भी आप जा रहे हो तो वो पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति से हमें मतलब है। अब असंरक्षी बल क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वह बल जो पथ पर निर्भर करेगा। असंरक्षी बल द्वारा पथ में कार्य शून्य नहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ पर जो कार्य हुआ वो शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि यहाँ पर हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर घर्षण बल को ले लो, आप जो हो वो चल आगे की रहे हो, यानी कि आपकी दिशा जो है, आपका आपका जो विस्थापन है वो आगे की तरफ हो रहा है, घर्षण बल जो है पीछे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर कॉस 180 लगेगा, और कॉस 180 क्या होता है, माइनस का एफ एस हो जाएगा बस। और इसी तरह से जो है ये जो है मैंने बोला ज़ीरो नहीं होती है, तो कैसे नहीं होती है, जब इन दोनों को प्लस कर देंगे, दो हमने वैल्यू निकाली, एक जब इधर जा रहा है उधर, दोनों की सेम वैल्यू आ रही है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2 एफ एस हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ज़ीरो नहीं आएगी इसकी, ठीक है ना वैल्यू। अब संरक्षित तथा असंरक्षित बल को बताना, तो इन बल को कैसे बताएंगे कि ये संरक्षी या असंरक्षी, कैसे बताएंगे। जैसे कि मान लो हमने पहला केस माना है कि डी एफ एक्स जो, डी नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंस है ना, पार्शियल डिफरेंस यानी डिफरेंस है, डिफरेंस डिफरेंस में क्या करते हैं हम, अपकलन करते हैं, समाकलन नहीं करते, ठीक है ना। तो डी एफ एक्स बटे में डी नहीं है, ये पार्शियल डी एफ एक्स है, पार्शियल बटे में पार्शियल एफ इज इक्वल टू पार्शियल एफ एफ डी एफ वाई, और बटे में पार्शियल एफ एक्स। तो इस तरह से हम जो है संरक्षी और असंरक्षी बल को निकालते हैं, ठीक है ना। मान लो अगर वैल्यू ज़ीरो आ रही है, ठीक है ना, अगर वैल्यू जो है वह ज़ीरो ज़ीरो आ रही है तो वह संरक्षी बल है ना। और अगर वैल्यू जो है वह ज़ीरो नहीं आती है इन सब को रख के, ठीक है ना, तो वैल्यू क्या है, असंरक्षी बल। और वो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो हमारा क्वेश्चन है एफ इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 0 k कैप। अब इसमें असंरक्षण संरक्षी बल को निकालना है, तो आई हमें पता है, आई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, और जे क्या है, वाई एफ होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, और सबको जो है यानी कि एक दूसरे से जो है हमें क्या करना है, इसका जो है, इसकी मात्रा जो है हमें उसके सापेक्षानुसार, यानी कि
x की वैल्यू को y के सापेक्ष करके, y की वैल्यू को x से सापेक्ष करके, y की वैल्यू को z से सापेक्ष करके और z की वैल्यू को y को सापेक्ष करके, x की वैल्यू z से सापेक्ष करके और x की वैल्यू z की वैल्यू x से सापेक्ष करके हमें पता लगाना है कि ये तीनों अगर बराबर हैं 0 0 के तो वो संरक्षीय और नहीं है तो असंरक्षीय। तो जब हम इस तरह के यहाँ पर लिखते हैं, है ना, तो यहाँ पर जो हमारी पहले उसमें जो है आंसर क्या आता है, सब संरक्षीय होते हैं ना। और दूसरे में जो हम जब लिखते हैं इन्हें तो 6y कैप है तो यहाँ पर fx में 6y आ जाएगा और y है तो उसमें क्या हो जाएगा 6x आ जाएगा, ठीक है ना, जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। तो जब उसका संरक्षण करते हैं ना और जब इन्हें खोलते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है कि जो जो कॉमन है वो बाहर आ जाते हैं, है ना, और वो वहीं रह जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो दूसरा वाला असंरक्षीय। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, देखो कार्य ऊर्जा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, ठीक है ना। तो ये किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है बराबर होता है गतिज ऊर्जा के, ठीक है ना। ये चीज़ हमें बता रही है कि यहाँ पर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा जो उसमें गति करवाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है, ठीक है ना। और ये डेल्टा के ई के बराबर होती है ना, यानी कि इसमें जो परिवर्तन आ रहा है तो क्या होगी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि जो कार्य है वो संरक्षी बल द्वारा किया कार्य प्लस असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य प्लस आंतरिक बलों द्वारा किया गया कार्य या बाह्य बलों द्वारा किया कार्य, सब कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसका प्रूफ किस तरह हम करेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, ठीक है। वर्क क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना, और वर्क को हम एफ एस भी कह सकते हैं। अब नियत बल में जब हम देखेंगे, ठीक है ना, जब बल नियत लग रहा हो तो माना एक वस्तु का द्रव्यमान m है, वह प्रारंभिक वेग u है, इस वस्तु पर बल t समय से कार्य करता है, वह v वेग कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a से हम क्या करते हैं, पूरी समीकरण को m/2 से क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। कर दिया तो हमें यहाँ पर एक चीज़ मिल रही है, क्या मिल रही है, देखो जब हमने m/2 से करा तो mv²/2 हो गया, mu²/2 हो गया, प्लस यहाँ पर जब हम करें तो जब 2a से m/2 से करा तो 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हम जबmas को कॉमन ले लेते हैं और उसको बराबर भेज देते हैं, mv²= 2 हो जाता है और माइनस का mu²/2 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें मालूम है जब बल गुणा विस्थापन होता है ना, बल क्या है हमारा F, तो F की वैल्यू क्या है ma, तो यहाँ पर ma बन गया है, बल गुणा विस्थापन तो वो किसके बराबर हो गया है, और ये बल गुणा विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है। तो कार्य के बराबर क्या कर दिया हमने, mv²/2 माइनस mv²/2 जो कि क्या होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया इससे। और भी देखो यहाँ पर है जिससे हम सिद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है कि m जो है हमारे द्रव्यमान जो है 4 kg की वस्तु है, नियत बल से चल रही है, बल दिया गया है न्यूटन का और विस्थापन दिया गया है उसका 0 से 10 तक। तो कार्य का परिकलन करो, 0 से 10 तक नहीं, यहाँ पर x ही दिया गया है ना, यहाँ वैल्यू दी गई है यहाँ पर आई कैप की, है ना, तो क्या दी गई है यहाँ पर 10, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे आई कैप इस तरह से वैल्यू दे रखी है, तो जब हम उसको बल और विस्थापन से गुणा करेंगे तो बाकी सब 0 हो जाएगा और 4 का 10 से जब गुणा होगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा आई का यानी x से आई कैप का, तो उससे 40 आंसर आ जाएगा। और जब दूसरा है कि ax हमें बल दिया गया, लिमिट 0 से x1 तक है, तो सिंपल हम समाकलन कर देंगे x0 से जो है x1 तक कर देंगे और बाकी जो हमारा कॉमन है ये उसको बाहर ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ax1²/2। अब दूसरा सवाल है 2 kg की हमारी द्रव्यमान की वस्तु है और बल दिया गया है इतना और इसकी लिमिट दी गई है 0 से 5 तक और कोई कार निकालना है, वही हमें बस लिमिट रख देनी है, जो बाहर जो हमारा 10 है उसको बाहर ले लेंगे और बाकी लिमिट रख के हम आंसर निकाल लेंगे जो कि होगा 125 जूल। अब एक नियत तीसरा देखो उदाहरण है कि सवाल है एक नियत बल के प्रभाव के कण की स्थिति, बल के प्रभाव के कण की स्थिति एवं समय में संबंध जो है वो x दिया गया है, इसे दिया जाता है बल द्वारा प्रथम 6 सेकंड में किए गए कार्य की गणना करो। अच्छा हमें x दिया गया है ना, विस्थापन दिया गया है, तो उससे और हमें द्वारा प्रथम 6 सेकंड में किए गए कार्य को निकालना है ना।
तो 6 सेकंड में निकालना है, यानी कि ये जो दी गई है ये 0 सेकंड की दी गई है ना। जैसे कि हमारा u जो है 0 से और v जो है 6, तो जब 6 सेकंड में होता है तो उसका वेग क्या होता है। तो यहाँ पर जब हमें x दिया गया है, स्थिति दी गई है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको खोलेंगे अच्छे से। तो t-3 स्क्वायर है, तो हमें पता है स्क्वायर जब होगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2as। तो जब 2 का 3 से करेंगे तो माइनस का 6 3 हो जाएगा। तो इस तरह हमने जब इसे खोला और हमने जब v निकाला, सबसे पहले v क्या होता है dx/dt, तो x की वैल्यू रख दी dt के सापेक्ष, और जब हमने अवकलन इसका करा तो हमारा v आ गया, है ना। जब हमें x की वैल्यू दी गई हो तो हमें वेग की निकालने के समाकलन अवकलन करेंगे, एक और बार करेंगे तो हमारा त्वरण आ जाएगा। तो हमने वही काम करा और फिर उसके बाद जो है इसमें 2t-6 आया वेग में, और जब हमने इसको टाइम बराबर 0 सेकंड पे रखा तो u की वैल्यू आ जाएगी, और जब हम टाइम बराबर 6 सेकंड पे रखेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। अब जब हमारे पास दोनों आ गई है, यानी u भी आ गई v आ गई, अब हम इसको कार्य को कैसे निकाल सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर से। तो अब हम हाफ mv स्क्वायर में जब ये वैल्यू रखेंगे, यानी v हाफ mv माइनस हाफ mu स्क्वायर में, है ना, तो उसमें जब हम रखेंगे तो इस तरह सर आएगा हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। 36 से 36 माइनस हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखो स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है कि जो किसी वस्तु को किसी स्थिति पर, है ना, ले जाने में कार्य जो होता है उसमें उसके बराबर होती है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो उस वस्तु को ले जाने में जो कार्य हम कर रहे हैं वो, है ना। अब देखो ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये क्या होगा, किसी के सापेक्ष होगा। जैसे कि मान लो ये ग्राउंड पर वस्तु रखी और इसको हम जो ऊपर से ले जाएंगे, यानी कि ये जो है इस ग्राउंड से 0 से जब 5 तक गई है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बन रही है ना। यानी कि ये जब हम कार्य करें तो इसीलिए जो स्थितिज ऊर्जा है वो माइनस के कार्य के बराबर होता है, माइनस का W, ठीक है ना। और ये कार्य भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी कि एक तरह से संरक्षी बल होता है, ठीक है ना। संरक्षी बल द्वारा कार्य किया, है ना। यानी कि सिर्फ जो है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है, ये वाला कार्य के बराबर होती है क्या, स्थितिज ऊर्जा। और इसकी एक और परिभाषा है कि इसको है mgh से भी कहा बताते हैं, कि जैसे कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, उसको जो ऊपर लेके जाते हैं, है ना, तो ये किसी हाइट पर होती है और इस पे जो बल लग रहा होता है वो इस वस्तु पे क्या लग रहा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये mg बल गुणा इसकी ऊंचाई h, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थिति के कारण जो होती है वो ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। जो कि हमने बोला डेल्टा यू माइनस का W और जो संरक्षी बल है। अब इसको सिद्ध किस तरह करेंगे, जैसे कि मान लो हमने एक वस्तु को m1 नाम की वस्तु जो कि h हाइट पर है, यानी कि उस पर जो बल लग रहा है, जो इसकी स्थिति है वो है, वो उस पर जो बल लग रहा है mg है ना, m12g, और जो उसको फिर ऊपर ले गया तो m2g लगेगा इसके ऊपर बल, ठीक है ना। तो जब इस तरह की वस्तु हमारे पास है तो उसकी प्रारंभिक जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी जो है ना P1 जो हो जाएगी, PI इनिशियल जो होगी M1GH हो जाएगी, और जो MPY फाइनल होगी, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, M2GH हो जाएगी। तो जब डेल्टा U हम निकालेंगे PF माइनस P1 से, तो MGH2 माइनस MGH1 हो जाएगा, तो mg कॉमन आ जाएगा, h2 माइनस h1 हो जाएगा। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, वर्क Fs cos थीटा हो जाएगा। अब जब हम इसमें ये वाली वैल्यू रखेंगे जिसमें बल m1g है और इसमें जो विस्थापन है वो h2 माइनस h1 है, और कॉस जो उसमें लग रहा है वो क्या है, पर से ऐसे जा रही है ना, 180 डिग्री लग रहा है, 180 माइनस का होता है, तो माइनस का 1 mg और h2 माइनस h1 हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा जो कार्य है वो क्या हो रहा है, माइनस का आ रहा है ना, mg h2 माइनस h1। तो इससे हमारा सिद्ध हुआ कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, माइनस का कार्य है, ठीक है ना। अब स्थितिज ऊर्जा जो है वो निकाल ली, है ना। इसको एक और उससे शायद से सिद्ध कर रहे हैं, है ना। अच्छा, ये जो है स्थितिज ऊर्जा ये ग्राउंड पर निर्भर करती है ना, mgh से भी हम इसे बोल सकते हैं, है ना। अब स्प्रिंग का मामला है, ये शायद लास्ट टॉपिक का कुछ है। तो स्प्रिंग जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी जो है एक ऐसी संरचना जिसको हम खींचते हैं तो खींचती है, वापस छोड़ते तो वापस वैसी हो जाती है, ठीक है ना। और जब हम इसको किसी डेल्टा x तक खींचते हैं, जैसे कि अगर वो कोई स्थिति में नहीं है तो वो
मान लो वो बिल्कुल जो है विराम अवस्था में, यानी कि उसमें कोई विस्थापन नहीं है, x 0 है, ठीक है। जब हम उसको खींचते हैं तो ये अपने पीछे की तरफ जो है ये बल लगाती है, जो उसको वापस जो है पुनः स्थिति में लाने में मदद करता है ना, जब इसको खींचने पर। और जब उसको हम जब हम इसको घुसाते यानी कि अंदर की तरफ करते हैं पुश, तो वो दोबारा अपनी बाहर की तरफ बल लगाती है अपनी पुनः स्थिति आने के लिए। तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं, जो ये बल लग रहा है इसको बोलते हैं प्रत्यानन बल। क्या बोलते हैं? प्रत्यानन बल। तो ये जो है जो किसके समानुपाती होता है, ये होता है उस जो हमने उसके साथ छेड़छाड़ यानी विस्थापन में करी है। और ये छेड़छाड़ क्या होती है? विपरीत होती है। तो ये प्रत्यानन बल जो होता है विपरीत होता है माइनस के एक्स के, ठीक है ना। और जब हम इसको समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये के कांस्टेंट आता है, इसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर जो है स्प्रिंग पोटेंशियल हमें निकालनी है, स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। से अभी हम स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग की कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई, हमें पता है डब्ल्यू सी होता है माइनस का, वो होता है ना। तो डब्ल्यू सी बराबर क्या, डब्ल्यू क्या होता है? एफ डी एक्स होता है। इसमें हमने क्या करना है, देखो ये क्या हो रही है, चेंज होना है ना, परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें भी हमें प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा, तो उसको देखना पड़ेगा। तो उसी को हमने देखा एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल। और जो कि ये क्या है, माइनस का है, माइनस का हमने क्या लिख दिया, कि एक्स डी एक्स लिख दिया। और के जो है बाहर आ जाएगा माइनस का। तो हम जब इसकी जो है प्रारंभिक स्थिति x1 से x2 तक जब देखेंगे, खींचे ना इसको, x1 से x2 हो गई, तो ये हो जाएगी हमारी वही यानी कि समाकलन पावर प्लस वन बटे पावर प्लस वन, इस तरह से हम आ जाएंगे। और जब हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा जो है आंसर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में 2 और प्लस का के एक्स वन स्क्वायर बाई 2, है ना। अब जो ये है, ये इस तरह से डेल्टा यू में जब हम इसे रखेंगे ना, यानी कि डेल्टा यू बराबर स्थितिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, माइनस का कार्य होते हैं। तो इसको बार जब हम स्थितिज ऊर्जा के बराबर कर देंगे और जब हम इसकी वैल्यू मान लेंगे कि x मान लो 0 पर है शुरू में, और जब हम इसको खींच लेते हैं x तक x2 को, तो ये रखेंगे वैल्यू, तो हमारी जो डेल्टा यू है यानी स्थितिज ऊर्जा निकल आएगी, जो कि होगी डेल्टा नहीं, के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो वैसे तो हमारी जो हमारी स्प्रिंग है हम ना, उसकी स्थिति में जब हम छेड़खानी कर रहे हैं तो उससे जो कार्य हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है, कार्य जो हो रहा है, और बल जो बल के उससे जो हो रहा है, जो विस्थापन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, माइनस का के एक्स हो रहा है ना, एफ इज इक्वल टू माइनस। और जब हम इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं वो कितनी हो रही है, डेल्टा यू इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह हमने निकाली, या यू इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2। अब साम्य अवस्था क्या होती है? देखो भाई, साम्य अवस्था वह स्थिति है जब सारी जो वैल्यू होती है वो बराबर हो जाती है, यानी उनका नेट जो है वो 0 के बराबर हो जाती है, वो साम्य हो जाती है, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो वही चीज़ है साम्य अवस्था, ठीक है ना। यदि वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा हो तो वह साम्य अवस्था कहलाती है, यानी कि एफ जो हो जाता है, एफ नेट जो हो जाता है, वो 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एफ की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या होती है, एफ की वैल्यू साम्य अवस्था में अभी हम निकालते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं साम्य अवस्था के। देखो जैसे कि हमें मालूम है एफ जो होता है ना, अगर हम उसको निकाल लें, जैसे कि डी यू बराबर क्या होता है, माइनस का डी डब्ल्यू, है ना, जो हमने स्थिति जो है निकाल ली है। अब यहाँ पर जो होता है वो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या होता है, माइनस का एफ डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर डी यू को जब हम बराबर कर देंगे इसके, तो माइनस का एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो जब एफ इससे निकालेंगे तो वो क्या होगा, डी यू बटे में डी एक्स, ठीक है ना। तो हम इसे माइनस कर सकते हैं, माइनस का डी यू बटे में डी एक्स हो जाएगा। तो ये इससे क्या हमें पता लग रहा है कि जब हम इसका स्लोप निकालेंगे ना, स्थितिज ऊर्जा का और उसकी स्थिति का, यानी कि यू और एक्स का, तो इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा और उसकी स्थिति में जब देखेंगे हम, इसमें स्लोप देखेंगे तो इस तरह का बन के आएगा, ठीक है ना। और ये जो है ये माइनस में है, तो इस तरह क्या होगा, एफ नेट जो होगा, यानी कि स्लोप जो आएगा डी वाई बटे में डी एक्स, है ना, वो 0 के बराबर जो है वे आएगा, ठीक है ना, माइनस का डी यू बटे में डी एक्स, ठीक है। तो इसका स्लोप देखेंगे, ठीक है ना, एफ एक्स 0 है ना। तो यहाँ पर जो है इस तरह का स्लोप बनेगा, जिसमें हमें 3 प्रकार इसके सामने आते हैं। एक तो है यहाँ पर, जहाँ जहाँ देखो इसमें 0 होगा, है ना, ये तो है जब एफ 0 लगेगा इसमें।
तो U और X से हमें क्या लग रहा है, एक तो यहाँ और एक यहाँ और एक नीचे। तो इस तरह के 3 प्रकार हमें देखने को मिले, एक स्थायी, एक अस्थायी और एक उदासीन। तो स्थायी क्या होते हैं, वे जिसमें एफ नेट तो सभी में 0 होगा, ठीक है ना, डी यू बटे में डी एक्स भी 0 होगा, ठीक है ना। लेकिन यह क्या है कि स्थायी साम्यावस्था में अगर कण को खिसकाया जाता है तो वह वहीं वापस लौट आता है। तो ये इसकी एक बहुत जो है एक पहचान है कि जब हम किसी भी कप में इस तरह के, जब हम बॉल में और एक और बॉल को जब हम उस लुढ़काते हैं, खिसकाते, तो वहीं पर लौटा है, तो वे हमारी क्या है, स्थायी साम्यावस्था है। अब दूसरा जो है, और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव की क्यों होता है, क्योंकि जब हम डी यू स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर देखते हैं, है ना, डी यू स्क्वायर बाई डी एक्स जो है, ये जो आया है हमारा, ये हमने निकाला है स्लोप से ही, ठीक है ना, डी स्क्वायर यू और बटे में डी एक्स स्क्वायर। तो इससे हम किसी का भी क्या पता लगा सकते हैं कि वो स्थायी है, अस्थायी है या उदासीन है। तो जब हम ये निकालते हैं तो वो 0 से बड़ा आता है, सॉरी, 0 से यानी छोटा आता है, यानी कि उसके बराबर होता है, ठीक है ना। डी स्क्वायर बाई जो है वो 0 जो है उससे कम होता है, यानी कि उसके बराबर होता है। अब अस्थायी में क्या होता है कि यहाँ भी यही 0 होगा, ये भी 0 होगा, साम्यावस्था होगी, लेकिन इसमें कण जो है अगर खिसकाया जाता है तो वापस नहीं आता, वो लुढ़क जाता है, जैसे कि किसी पहाड़ पे बॉल रखी हो वो लुढ़क जाएगी, ठीक है ना। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 के बराबर होता है और 0 से छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव में जाता है ना, 0 से छोटा, वो 0 से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर उदासीन में क्या होता है, एफ नेट बराबर, ये भी सब बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो है, जब ये जो है, ये जब हम देखते हैं, जब ये एक स्थिर किसी जो है एक तल पे रखी रहती है, तो यहाँ पर जब हम इसकी वो बदलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, बल लगाएंगे, तो ये जो है आगे पीछे होगा, है ना, बदलेगा, खिसकेगा, लेकिन जो है ये पुनः वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जो है इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है नेगेटिव रहेगी, यानी कि इसमें जो है बल साम्यावस्था में रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि ये 0 के डी स्क्वायर एक्स यू बटे में डी एक्स जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन भी दे जैसे u इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स है, ठीक है ना। तो इसकी साम्यावस्था की स्थिति ज्ञात करो। तो इसकी साम्यावस्था की स्थिति हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमें पता है माइनस का एफ इज इक्वल डी यू बटे में डी एक्स है, तो हम u वैल्यू दी रखी है, इसका जब हम अवकलन कर देंगे तो हमारी f आ जाएगा। अब जो f है, जब हाँ इसको डी एक्स, इस डी स्क्वायर एक्स बाई डी स्क्वायर यू बटे में डी एक्स होते कैसे निकलते हैं, जब हम इसको 2 बार जो है अवकलन कर देते हैं तो वो वैल्यू निकल आती है। तो ये जो है हमारा 2ax माइनस बी, ये तो हमने स्थिति जो है ज्ञात करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, इसकी x की वैल्यू निकालेंगे, f जो है वो 0 है तो 0 के बराबर कर देंगे, x को उधर ले जाएंगे तो ये स्थिति आ गई, b बटे में 2a आ गई। अब जब इसी को जो है हाँ क्या नाम है, f को जो है 2ax माइनस बी को जब हम एक और बार अवकलन कर देंगे इसका, तो हमारी जो है इसकी डी स्क्वायर यू बटे में डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 2a है, जो कि 0 से बड़ा है, तो ये एक स्थायी साम्यावस्था। अगर 0 से छोटा होता, माइनस में होता, तो ये अस्थायी होता, अगर 0 के बराबर होता तो ये क्या होता, हमारा उदासीन होता। अब टक्कर क्या है, टक्कर देखो, कॉलिजन, जब दो वस्तु आपस में टकराती है उसी को क्या कहते हैं, कॉलिजन कहते हैं, और इनमें फिर अंतर होगा बल का, विस्थापन का, इन सब चीज़ों का, तो उसी को हम देखेंगे। तो टक्कर वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक वस्तु के बीच बहुत कम समय के लिए परस्पर अन्योन्य क्रिया द्वारा उनकी ऊर्जा व संवेग में परिवर्तन होता है। किसी भी प्रकार की टक्कर में संवेग संरक्षण नियम लागू होता है, यानी कि डेल्टा पी और डी डेल्टा टी, यानी कि संवेग क्या होता है, हाँ ये तो संवेग में परिवर्तन आ रहा है ना, डेल्टा पी होता है संवेग। तो जो हमारा बल है वो डेल्टा पी डेल्टा टी क्या होता है, वो संवेग संरक्षण, यानी कि वो 0 रहता है ना, 0 के बराबर रहता है, वही यानी संवेग जो होगा बराबर होगा, लेकिन क्या बराबर नहीं होता है, उनकी गतिज ऊर्जा जो रहती है वो अलग अलग होती है, गतिज ऊर्जा बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है ना, ये बराबर। तो टक्कर के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ कोल्यूजन, दिशा के आधार पर 2 प्रकार हैं टक्कर के, ठीक है ना, एक विमीय टक्कर, द्विविमीय टक्कर, ठीक है ना, दिशा के आधार पर। और गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर 3 प्रकार है, एक प्रत्यास्थ टक्कर, एक है अप्रत्यास्थ टक्कर और एक है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर,
ठीक है ना। ये क्या क्या है, ये सिंपल है। देखो एक विमा में क्या होता है, जब वस्तु एक ही विमा में टकरा रही है और एक ही विमा पे आगे चल रही है तो वो एक विमीय टक्कर है। अगर वस्तु द्विविमीय टक्कर में क्या होता है, और वस्तु टकराई तो वो अलग अलग विमाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, भागने लगती है, तो वो दो विमीय टक्कर है। और गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर तीन प्रकार कैसे, देखो प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इसमें गतिज ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है, यानी संरक्षित रहेगी, गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी, और हमारी जो है संवेग संरक्षण भी रहेगा इनमें, तो सब कुछ जो है यहाँ पर बराबर रहेगा। अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होगा, इसमें जो है गतिज ऊर्जा असंरक्षित रहेगी, यानी कि यहाँ पर सब में तो संवेग संरक्षण रहेगा लेकिन यहाँ पर गतिज ऊर्जा असंरक्षित रहेगी। अब पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में ये है कि गतिज ऊर्जा असंरक्षित रहेगी और यहाँ गति जो होगी वो चिपक चिपक के होगी, टक्कर के बाद भी गति जो है चिपक के होगी, ठीक है ना। यहाँ पर पूर्णतः जो है असंरक्षित है और चिपक के चल रही। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम देखो भाई, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पर टक्कर में, सॉरी ये तो हमारा हो गया है ना, ये वाला। तो एक यहाँ पर जो टक्कर है वो एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर जो हम देख रहे थे, जब एक ही दिशा में जो है वो टक्कर हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जब U1 पड़ा होगा जब भी तो एक पीछे से आकर वस्तु टक्कर करेगी, आगे से तो नहीं हो सकती, वो तो आगे भागता रहेगा, तो यहाँ पर U1 जो होता है इसमें बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको जब हम देखेंगे संवेग संरक्षण जो है इसका किस तरह से जो है बराबर है, तो उसको निकालने के लिए देखो यहाँ पर दे रखा है M1U1 प्लस M2U2 है ना, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा M1V1 प्लस M2V2 हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है इन सबको कॉमन लिया गया, और फिर गतिज ऊर्जा संरक्षण भी है यहाँ पर है ना इसमें, तो उसको निकाला गया, जो कि गतिज ऊर्जा संरक्षण क्या है, हाफ MU स्क्वायर 1 में हाफ MU स्क्वायर U1 स्क्वायर प्लस हाफ MU1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ MV1 स्क्वायर हाफ M2V स्क्वायर। तो इस तरह से जब हमने निकाला और बड़े समीकरण बनेंगे है ना, तो उसके बाद जो है एक हमारे पास समीकरण आया है, वो क्या है, V1 इज इक्वल टू में M1 माइनस M2 स्क्वायर बटे में M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 बटे में M1 प्लस M2, और इसी का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, V2 के लिए हो जाएगा है ना, सॉरी U के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। इसी का उल्टा किसके लिए हो जाएगा, U के लिए हो जाएगा, अच्छा V2 के लिए हो जाएगी, ये V1 के लिए आ गया और ये हमारा V2 के लिए आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो इसी के आधार पर हम अलग अलग केसेस देखेंगे, क्या क्या केसेस हैं जब हमने ये निकाला है, ठीक है ना। तो जब देखो वस्तु जो है m द्रव्यमान की है ना, क्या हो, बराबर हो M2 से हो है ना, यानी दोनों वस्तु बराबर हैं, तो क्या होगा कि जब हम इसमें रखेंगे है ना, इस वैल्यू में रखेंगे V1 निकालेंगे, तो वो जो होगी वो U2 के बराबर होगी, ठीक है ना, U2 के बराबर हो जाएगा, यानी V1 जो है और जो पहला वेग है वो U2 के बराबर हो जाएगा है ना, दूसरे वाले हमारे उसके, और जो हमारा V2 है वो U1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों जो है आपस में अदली बदली कर लेगी किसकी, वेग की। जैसे कि V1 से अगर कोई वस्तु जा रही है तो वो जो है वो U1 से कोई जा रही है वस्तु तो वो V2 को दे देगी, यानी आगे वाले को अपना वेग, और जो हमारी पीछे वाली वस्तु है ना, जो हमारी U1 से जा रही है वो V2 का ले लेगी। तो इस तरह हमारा हो जाता है जब टक्कर होती है इसमें। तो दूसरा केस ये है जब M2 बड़ा हो बहुत ज़्यादा M1 से, तो जब M2 जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो हम जब टक्कर करेंगे तो वो विपरीत आ जाएगा, जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो V1 जो होगा, V2 का पहले ले लेते हैं, तो V2 जो होगा हमारा है ना, वो तो क्या रहेगा, जो V2 है ना जिसमें टक्कर हो रही है तो वो तो शून्य रहेगा, जो कि अपनी जगह खड़ा था, ठीक है ना। लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, जो U1 आ रहा था ना भागते हुए है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो पीछे की तरफ चला जाएगा, वो V1 का ले लेगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है माइनस में हो जाएगा, और अगर M1 बड़ा हो M2 से तो M1 क्या होगा, जब वो मारेगा किसी उसको M2 को जो स्थिर खड़ी हुई है
तो यहाँ पर वो दुगनी स्पीड से चला जाएगा। जैसे कि जब u1 है जो आ रही है ना स्पीड से, तो वो v2 को जब मारेगी तो वो u1 हो जाए, यानी कि वो डबल हो जाएगा u1 के। और जो हमारा v1 है ये है ना, वो u1 की उससे क्या हो गति से चलने लगे इस तरह से, यानी कि एक तरह से बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है ये, ठीक है ना। एक विमा में प्रत्याश टक्कर इस तरह से। अब द्विविमीय टक्कर क्या, जो दो दो विमाओं में विभक्त हो जाएगी, ठीक है ना, जब टक्कर होती है इनमें। तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर जब टक्कर हुई, ठीक है ना, टक्कर से पहले तो सब बराबर था, सही था। तो जब टक्कर होती है तो एक तो इस दिशा में चलेगी और एक इस दिशा में, एक जो है v1 cos थीटा दिशा में उसका वेग हो गया, और एक का जो है v2 cos थीटा में। और ऊपर की साइड देखें तो v1 sin थीटा हो जाएगा और दूसरे का v2 sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और इन ये वस्तु m1 द्रव्यमान की और v1 हो जाएगी जब इसका टक्कर होगा u1 से, और इसका हो जाएगा v2 हो जाएगा। और इनमें जो थीटा बनना है वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो एक x और y जो हो जाएगा इनमें ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पर संवेग संरक्षण में क्या होगा कि p इनिशियल और x बराबर हो गए p फाइनल x में, सब में ये चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम संवेग संरक्षण निकालेंगे तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर किसके हो जाएगा, m1v1 cos थीटा 1 के, और प्लस देखो यहाँ पर जो इनकी गति है वो बदल गई ना। m1 क्या है, u1 से v1 हो गया, v1 क्या है, v1 जो है वो क्या है cos थीटा, हाँ v1 cos थीटा हो जाएगा x का उससे, और ये हो जाएगा m2 v2 cos थीटा, ठीक है ना। अब y अभी हम x पर देख रहे हैं, ठीक है ना। y x पर जब हम इनकी गतिज ऊर्जा निकालते हैं ना, और गतिज ऊर्जा कह रहा हूँ, इनकी स्थितिज ऊर्जा, तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पर y x में जो है पहले तो जीरो, यानी पहले का और बाद का, पहले वाली तो जीरो हो जाएगी और बाद की क्या हो जाएगी m1 v1 sin थीटा प्लस m2 v2 जो माइनस में हो जाएगा, माइनस का v2 क्योंकि ऊपर है ना माइनस, अच्छा नीचे की तरफ है ना v2, जैसे ये वाला नीचे, तो माइनस का v2 साइन थीटा, ठीक है ना। अब गतिज ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा, ये गतिज ऊर्जा सिंपल वही रहेगी जैसे पहले जो थी हाफ m1 v1 स्क्वायर थी, इसी तरह से वो भी सेम रहेगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर रहेगी, और वो u2 स्क्वायर और वो v1 स्क्वायर। तो इस तरह से होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो F बराबर क्या होता है, m में होता है, ठीक है, हमें पता है। F नेट हमने लिया है, F नेट क्या हो जाएगा, जिसपे संरक्षी या संरक्षी छद्म बहा ये सब बल, और जो m में है ना उसको उसमें a जो है त्वरण, उसको हम क्या लिख सकते हैं, dv बटे में dt लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब dv जो है, अगर हम dv dt को हम x dx बटे में dx से हम जब मल्टीप्लाई करें ना, यानी गुणा और भाग लगाएं दोनों को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dx बटे में dt क्या हो जाएगा, ये भी v बन जाएगा, dv बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो एक वो बना है, जब a की वैल्यू ये रखेंगे तो mv dv बटे में dx हो जाएगा, ठीक है ना। और जब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो है ये इसको हम dx को इधर ले लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, mv dv के। और जब हम इसमें से dv है ना, तो हम जब इसका समाकलन समाकलन क्या होता है, dv का u से v तक होगा, ठीक है ना। तो जब हम समाकलन करेंगे इस टोटल जो हमारा कार्य हो रहा है, ठीक है ना, तो कार्य ना बल गुणा विस्थापन कार्य हो जाएगा। तो कार्य जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और जब काइनेटिक एनर्जी है, जब इसमें से है ना, जब हम इसको माइनस कर देंगे संरक्षी कार्य को, तो संरक्षी कार्य को जब माइनस करा तो पता है काइनेटिक एनर्जी माइनस संरक्षी कार्य जो है, माइनस का संरक्षी कार्य क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, है ना, जो कि अभी हमने निकाली थी किसमें, स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, ठीक है ना। तो जो हमारी स्थिति माइनस माइनस की है वो स्थितिज ऊर्जा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का डेल्टा यू बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। और जब हम मान लो संरक्षी व छद्म बहा इन सबको जीरो कर देते हैं, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो के बराबर ये आ जाएगा। और जब हम इसकी वैल्यू खोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो इसको जो हम बराबर कर देंगे, जैसे कि हमने काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी को इधर ले लिया और फाइनल को उधर ले लिया, दोनों के, है ना। तो जब हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो इसे ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, जो ऊर्जा संरक्षण नियम से है,
ठीक है ना, यानी ऊर्जा संरक्षण नियम से निकाला, जिसमें हमने क्या निकाला, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू होती है मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, जो कि क्या होती है काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल, और वो होती है काइनेटिक फाइनल और प्लस फाइनल, ठीक है ना। तो ये दोनों हमने निकाल लिए। अब शक्ति क्या है, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति। यानी कि अगर कोई भी कार्य हो रहा है किसी दर से तो वही हमारा शक्ति होता है। और कार्य क्या होता है, जूल होता है, समय सेकंड होता है, तो जूल प्रति सेकंड यानी पावर की जो एसआई यूनिट है वो होती है वाट। तो वाट जो होता है वो 1 किलोवाट में क्या होता है 1000 वाट होता है, और 1 हॉर्स पावर क्या होता है 646 जो होता है वाट होता है। 746 वाट क्या होता है 1 हॉर्स पावर होता है 746। अब सीजीएस इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा जूल है उसका अर्ग होता है और सेकंड का सेकंड ही रहता है। अब जो इसकी कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन लिखा है एफ, और यहाँ पर विस्थापन जो हम कर देंगे तो एफ वी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये क्या है, अच्छा सदी जो एस यानी कि विस्थापन बटे में समय क्या होता है ना, समय ये क्या होता है, ये शायद वेग होता है ना, वेग हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से जो है हाँ, और ये जो है जो हमारा जो शक्ति है वो क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है ना। और औसत शक्ति निकाली तो डेल्टा हम डब्ल्यू बटे में डेल्टा टी करते, तो जब तात्क्षणिक हमें शक्ति निकालनी है तो हम इसमें डी कार्य बटे में डी टी कर देते। तो इस तरह से हमने जो है ये चैप्टर को कवर किया है अच्छे से।